So how are you all? सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? I hope that each and every one of you is very fine. सभी बच्चे बहुत बहुत अच्छे हैं. वेलकम टू SBI PO बैच. आज ये नया बैच किसके लिए है? SBI PO 2020 के लिए है. एक बार मैं बता देती हूँ ये बैच कैसे चलने वाला है, क्या क्या चीजें हम इसमें करने वाले हैं, क्या चीजें होंगी जो डिफरेंट होंगी, कौन सी चीज है जो आपको इंग्लिश में बहुत कॉन्फिडेंस दिलाएगी. उन सारी चीजों के बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं. लेट्स डिस्कस इट. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हमारा जो बैच होने वाला है ये हम एकदम बेसिक से हम एडवांस की तरफ मूव करने वाले हैं. गुड मॉर्निंग दिव्येंदु, दीपिका, निश्चल, यस एवरीवन गुड मॉर्निंग. हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करने वाले हैं. मतलब हम हर चीज को इतना बेसिक में जाके इस पूरे के पूरे बैच में हम पढ़ने वाले हैं कि इतना बेसिक में हम पढ़ेंगे कि हमें ना कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हमारे इंग्लिश का हम फाउंडेशन इतना स्ट्रांग बनाएंगे इस बैच में कि कोई भी एग्जाम हो, हमें कोई भी एग्जाम देना हो, चाहे वो SBI PO का देना हो, चाहे वो हमें SSC CGL ही क्यों ना देना हो, चाहे हमें आगे IBPS वाले देने हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आती होगी, उस एग्जाम की इंग्लिश में हमारा हाईएस्ट स्कोर आएगा. इस बैच को मैंने ऐसे पूरा का पूरा आप लोगों के लिए डिजाइन किया है. बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, एक एक चीज को डिटेल में करते हुए चढ़ेंगे. और ये इस बैच में आप इंग्लिश ऐसे हम मेंस भी कवर होगा, डेफिनेटली बच्चे प्री और मेंस दोनों कवर होंगे. इस बैच में आपको ऐसे पढ़ाना चाहती हूँ जैसे मैंने खुद इंग्लिश पढ़ी थी. एक एक चीज मैं आपको बिल्कुल उसी फॉर्मेट में पढ़ाऊंगी कि अगर आपको आगे जाके इंग्लिश का टीचर भी बनना पड़े तो आपको भी इंग्लिश ऐसे आती हो कि आपके बेसिक्स एकदम क्लियर हो. चलो, सो एवरीवन रेडी फॉर दिस बैच? सभी लोग रेडी हैं? चलिए, सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट टॉपिक इज टेंसेस. हम सभी को पता है, बहुत अच्छे से पता है कि हमारे टेंसेस 3 तरह के होते हैं. कौन कौन से टेंसेस? अब कोई जीरो नहीं रहेगा, इस बैच के बाद कोई जीरो नहीं रहेगा इंग्लिश में. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. 3 तरह के हमारे टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट का मीनिंग क्या है? जो अभी चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है. पास्ट जो आप लोगों ने पहले सोचा था, फॉर एग्जाम्पल आपने पहले सोचा था कि आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, पास्ट जो निकल गया है. फ्यूचर जो आने वाला है, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग मिठाई खिला रहे होंगे, मुझे चॉकलेट्स खिला रहे होंगे, दैट इज व्हाट फ्यूचर. अब ये जो डिवीजन है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, ये डिवीजन है आपका ट्रेडिशनल इंग्लिश के हिसाब से. दिस इज अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश. मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है? मॉडर्न इंग्लिश कहती है कि फ्यूचर जैसा कुछ नहीं होता. भाई, जो देखा नहीं वो क्या होता है? मॉडर्न इंग्लिश ने क्या बोला? फ्यूचर कुछ नहीं होता. जो पता ही नहीं है उसको आप कैसे एक टेंस मान लोगे? फ्यूचर कुछ नहीं होता, केवल और केवल 2 टेंस होते हैं. और वो 2 टेंस कौन कौन से होते हैं? वो हमारा प्रेजेंट होता है, वो पास्ट होता है. फ्यूचर नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, क्योंकि जो डेफिनेट नहीं है वो टेंस कैसे हो सकता है? या तो जो निकल गया हो या जो चल रहा हो, लेकिन जो बात आगे आएगी उसको आप कैसे बोल सकते हो कि आएगी ही आएगी? हमको नहीं पता. तो इसीलिए मॉडर्न इंग्लिश ने फ्यूचर टेंस को अपनी डिक्शनरी से हटा दिया. तो ये हमारी टेंसेस की हिस्ट्री है. अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की. हर टेंस के अंदर हमारे 4 तरह के टेंसेस होते हैं. सबसे पहला टेंस जो होता है, दैट इज व्हाट? सिंपल और इंडेफिनिट. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सबसे पहला टेंस जो होता है वो होता है सिंपल और इंडेफिनिट. अगर मैं आपसे रूल्स पूछूं सिंपल और इंडेफिनिट टेंस में को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ये टेंस यूज होता है, तो क्या मैं कह सकती हूँ जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, कोई ऐसी बात जो हमेशा और हमेशा सच रहेगी, किसी की कोई हैबिट होती है. आप प्रीति एक बार रिफ्रेश कर लो. किसी का कोई रूटीन एक्शन होता है. नोट्स बनाते हुए चलिएगा सभी लोग, नोट्स अच्छे से बनेंगे इस पूरे बैच के, तो ये इंग्लिश के नोट्स आपको जिंदगी भर काम में आएंगे. कोई प्रोवर्ब होती है, राइट? कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है.
कोई प्लान्ड फ्यूचर एक्शन होता है। हाँ, पीडीएफ भी मिलेगा वैसे तो, लेकिन जब आप किसी चीज को खुद से लिखते हो आपको वो चीज हमेशा के लिए याद हो जाती है। कोई प्लान्ड फ्यूचर एक्शन होता है, कोई कमेंट्री होती है। इन सभी को आप कौन से टेंस में बनाते हो? इन सभी को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हो। यू मेक देम इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ, जो बात सच है वो तो सच ही है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब अगर मैं इसके रूल्स की बात करूं, प्रोवर्ब बता दूं बच्चे, अभी प्रोवर्ब का मीनिंग क्या होता है? कहावत। प्रोवर्ब का मीनिंग क्या होता है? कहावत। 1 और 1 11। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, उसको बोलते हैं प्रोवर्ब। रूल्स की बात करते हैं। यहाँ पे हम हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, हम कोई और वर्ब की फॉर्म यूज नहीं करते हैं। इस केस में हमेशा V1 यूज करते हैं। हाँ, नोट्स बनाते हुए चलिए एवरीवन। कर लिया? चलिए, यहाँ पे हम हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। हाँ, अभी सबके एग्जांपल्स बताऊंगी, डोंट वरी। और अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, अगर सिंगुलर होता है सब्जेक्ट हमारा, ही, शी, राम, श्याम, बलराम, घनश्याम, तो इस V1 के साथ S और ES आता है। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होता है या फिर I होता है या फिर U होता है, तो केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और S और ES नहीं आता है। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करती हूं या फिर मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करती हूं, अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करती हूं या फिर मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करती हूं, तो डू लगता है, डज लगता है और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कभी भी S और ES नहीं लगता है। डू किस केस में लगता है? डू लगता है इस वाले केस में। और डज किस केस में लगता है? डज लगता है इस वाले केस में। सिंगुलर के केस में डज लगेगा, प्लूरल के केस में, आई के केस में, यू के केस में हमारा डू लगेगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को इन रूल्स में? अब सबका एक एग्जाम्पल देखते हैं जो अभी हमने पढ़ा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्या ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, हाँ जी एकदम। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, माय फादर वर्क्स इन अ बैंक। क्या मैं कह सकती हूँ रूटीन एक्शन है, हैबिट है, रूटीन एक्शन है। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई वेक अप एट 4 AM इन द मॉर्निंग। क्या मैं कह सकती हूँ हैबिट है, ये रूटीन एक्शन है फिर से। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, a stitch in time saves 9. A stitch in time saves 9 प्रोवर्ब है। इसका मीनिंग क्या होता है? स्टिच इन टाइम सेव्स 9। काम को समय पर कर लोगे तभी लोगों का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। पेपर की तैयारी पेपर से पहले कर लोगे तभी फायदा है, पेपर के बाद करने से कोई भी फायदा नहीं है। अगला मैंने लिखा, द प्राइम मिनिस्टर, स्टिच का मीनिंग क्या होता है? सिलना। तो अगर आपने सिल पहले ही दिया, समय से पहले ही, तो लोग बच जाएंगे। अगर आपने बाद में किसी चीज को सही करने की कोशिश करी, किसी चीज को करने की कोशिश करी, तो किसी का कोई भी फायदा नहीं होगा। मैंने लिखा, द प्राइम मिनिस्टर
ये बच्चे प्रोवर्ब है, इसका कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं होता है कि स्टिच यहाँ पे क्यों यूज किया। स्टिच इन टाइम सेव लाइन का मीनिंग क्या होता है कि समय पर काम कर दिया तो बढ़िया है, नहीं तो कुछ भी फायदा नहीं है। अब यहाँ पे स्टिच क्यों यूज किया कि कोई चीज फट रही है, थोड़ा सा उसमें छेद हुआ है, उसको पहले ही सिल दो। अगर उस टाइम पे नहीं सिलाना तो वो छेद बड़ा हो जाएगा, वो चीज एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मतलब पहले ही जब जरूरत पड़ रही है तभी उस काम को कर दो, अगर थोड़ा सा भी देर कर दिया तो वो काम खराब हो जाएगा। अगला The Prime Minister visits China next week. कहने से फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन है, फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन है कि वो अगले हफ्ते चाइना को विजिट कर रहे हैं। अब सब में देखो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस लगाया है, मैंने सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस लगाया है। इसका मतलब सबको मैंने किस टेंस में बनाया है, सबको मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया है। विल लगाओगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन हम लिखते ऐसे हैं। विल लगाओगे तो भी ठीक है, सही है, एकदम सही है, क्योंकि फ्यूचर इवेंट है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश क्या कहते हैं, फ्यूचर जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं सिंपल प्रेजेंट में भी आप बना सकते हो, सिंपल प्रेजेंट वाला गलत नहीं है। हाँ, द मूवी रिलीजेस ऑन 5th of July, न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो सकती है, राइट। अगली बात, अब एक बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मैंने बोला डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो ये दोनों वर्ब्स कौन कौन सी है? क्या इतना सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो V1 है, ये दोनों मेन वर्ब हैं, और ये जो डू और डज हैं ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। मतलब मेन एक्शन तो यही वाली वर्ब दिखाएगी, ध्यान से समझना, मेन एक्शन तो ये वाली वर्ब दिखाएगी क्या काम हो रहा है, और ये वाली वर्ब क्या दिखाएगी, ये केवल केवल हेल्प करेगी। इस वर्ब का कोई मतलब नहीं होगा, ये केवल इनको मदद करने वाली है समझाने में कि क्या एक्शन हो रहा है। अब एक बार एक SBI PO के पिछले से पिछले साल का क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगी, उससे पहले एक चीज और समझाना चाहूंगी। मैंने लिखा शी डज नॉट completes the work on time. She does not completes the work on time. पहले मुझे बताओ क्या सेंटेंस सही है या गलत है? हम सभी को पता है कि डज के आगे केवल V1 आता है, अभी हम पढ़ के आए हैं डज के आगे केवल V1 आता है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे कंप्लीट्स नहीं आएगा, यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो कंप्लीट आएगा। एकदम सही बोला। अब एक SBI PO का क्वेश्चन देना चाहती हूँ, आप लोग मुझे उस क्वेश्चन में एरर बताओगे। पहला इतना सभी ने नोट कर लिया? हैव यू गाइस नोटेड इट? यप। ओके, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, whatever Ram does displeases his, हाँ डस के साथ सिंगुलर लगेगा बच्चे, हमेशा राम सिंगुलर तभी डस लगेगा। विवेक चौधरी, displeases his mother-in-law। चलो बताओ, इज दिस सेंटेंस करेक्ट? आपके पास ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ एरर है। ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, या फिर नो एरर है। ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या फिर नो एरर है। चलो, बहुत सारे बच्चों ने मुझे सही आंसर दिया है। इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एकदम सही है। चलो, हाँ गूगली क्वेश्चन था ये। अब एक बार देखते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा कि डज जब हेल्पिंग वर्ब होता है तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, V1 लगाते हैं, वहां पे हम S और ES नहीं लगाते। क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ पे जो डज है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये भी मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब है। क्या ये बात समझ में आ रही है? दोनों मेन वर्ब हैं। कैसे? ये सेंटेंस दो सेंटेंस थे, राम डज समथिंग, राम कुछ करता है, दैट डिस्प्लीजेस हिज मदर, और जो वो करता है वो उसकी मदर इन लॉ को डिस्प्लीज करता है। हाँ, वो चीज मैं अभी आपको समझा रही हूँ, कैसे पता चलेगा। पहले बस इतना बताओ, क्या ये चीज समझ में आ रही है? ये सेंटेंस दो सेंटेंसेस से मैंने बनाया था कि राम कुछ करता है और जो वो करता है
वो उसकी मदर इन लॉ को डिस्प्लीज करता है। क्या मैं कह सकती हूँ ये भी मुझे बता रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है, कि राम ने कुछ किया? क्या मैं कह सकती हूँ डस भी यहाँ पे शो कर रहा है कि एक एक्शन हो रहा है कि राम ने कुछ किया, और ये वो जो किया उससे उसकी मदर नाखुश हो गई, ये भी एक एक्शन है। ये दोनों के दोनों एक एक्शन, दोनों के दोनों एक्शंस हैं, और जब भी एक्शंस होते हैं तो एक्शंस के लिए कौन सी वर्ब यूज होती है? एक्शंस के लिए केवल और केवल मेन वर्ब यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब तो एक्शन बता ही नहीं सकती, हेल्पिंग वर्ब तो केवल मदद करने के लिए होती है। एक्शन को कौन बता सकता है? एक्शन को केवल मेन वर्ब ही बता सकती है और कोई नहीं बता सकता। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि डस भी मेन वर्ब है, डिस्प्लीजेस भी मेन वर्ब है? अब ये वाला क्वेश्चन पहले इसको नोट कर लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन। बिल्कुल बेसिक्स क्लियर करेंगे हम आज, इस पूरे बैच में बिल्कुल बेसिक्स क्लियर करेंगे सबसे पहले, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। चलो अब मुझे ये वाला क्वेश्चन बताओ, यहां पे क्या दो एक्शन हो रहे थे या एक ही एक्शन हो रहा था? यहाँ पे जो हमने पिछला वाला सेंटेंस किया था, दो एक्शन थे या एक ही एक्शन था? एक ही एक्शन था, कंप्लीट करने की बात हो रही थी, इसका मतलब ये केवल मेन वर्ब थी और ये हेल्पिंग वर्ब थी। तो ये जो हमने रूल पढ़ा है, ये किस चीज के लिए पढ़ा है? ये हमने रूल पढ़ा है जब ये दोनों वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करते हैं। मेन वर्ब की तरह एक्ट करेंगे तो रूल ही नहीं है। और यहाँ पे 98% बच्चों की नेगेटिव मार्किंग हुई थी। बहुत कॉन्फिडेंस से करके आए थे कि मैम ये वाला क्वेश्चन तो एकदम सही है। मुझे पता है जब मैं एनालिसिस कर रही थी पेपर का, मैम ये वाला क्वेश्चन तो एकदम एकदम सही है, कि हमें रटाया गया है बचपन से कि डस के साथ V1 ही लगता है, एस और एस नहीं लगता। लेकिन हुआ क्या? गड़बड़ हो गई। चलो एक और एग्जाम्पल से करते हैं। शी, हाँ अनुराग गुप्ता का डाउट है वो मैं क्लियर कर रही हूँ। शी डिड नॉट या फिर शी डज नॉट नो हाउ, अनुराग गुप्ता का ही अब मैं डाउट क्लियर कर रही हूँ, टू स्विम। दूसरा लिखा मैंने, आई हैव अ कार। मैंने तीसरा सेंटेंस लिखा, आई डू इट रेगुलरली। चौथा लिखा, ही हैज अ बाइक। चलो पहले सेंटेंस में मुझे बताओ कितना कौन एक्शन क्या हो रहा है, कौन सी मेन वर्ब है? मेन वर्ब आइडेंटिफाई करना आ गया ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक ही बात है, नो एक ही बात है। स्विम एक्शन नहीं कर रहा, वो स्विमिंग कर नहीं रहा है, स्विम एक्शन नहीं है, ध्यान से समझना इस बात को। वो स्विम कर नहीं रहा है तो स्विम इज नॉट द एक्शन ओवर हियर, उसे स्विम करना नहीं आता है। आता है कहने से ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। इस डस का क्या कोई मीनिंग है यहाँ पे? क्या यहाँ पे डस कोई एक्शन से दिखा रहा है? नहीं, तो डस यहाँ पे कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। चलो अब दूसरा बताओ। आई डू इट रेगुलरली वाला पहले बताओ। आई डू इट रेगुलरली, अब यहाँ पे डू कौन सी वर्ब है? अब एक ही वर्ब है, इकलौती वर्ब है, इकलौती हेल्पिंग वर्ब तो आ नहीं सकती, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? मेन वर्ब की मदद करना। हेल्पिंग वर्ब इसलिए होता है कि वो मेन वर्ब की मदद करेगा, तो अकेला तो हेल्पिंग वर्ब कभी आ नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? ये भी क्या है? मेन वर्ब है। ये बताओ, आई हैव अ कार, कार क्या है? हैव क्या है यहाँ पे? कहने से ये भी मेन वर्ब है। ही हैज अ बाइक क्या है? ये भी मेन वर्ब है। स्विम बच्चे यहाँ पे ये वो स्विम कर नहीं रहा है, वो स्विम कर नहीं रहा है, तो शी इज नॉट स्विमिंग राइट नाउ, तो मतलब शी का एक्शन नहीं है स्विम यहाँ पर। पर्वती को डाउट था, आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग? इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कोई चीज मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। अगर कोई एक्शन डिफाइन हो रहा है उससे तो वो मेन वर्ब है, और अगर कोई भी एक्शन उससे डिफाइन नहीं हो रहा है तो वो हमारी हेल्पिंग वर्ब। नाउ इज इट क्लियर? अनुराग को डाउट था। नाउ इज द डाउट क्लियर एवरीवन? चलो
अगली बात करते हैं। अब अभी हमने पढ़ा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है। तो एक वर्ब की फॉर्म्स आपको हमेशा पता होनी चाहिए, जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट आता है कि हमारी वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है जब ये मेन वर्ब की तरह एक्ट करती है? इज, एम, आर, बी, ई, बी, हैज और हैव। ये सारी की सारी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? हैड, वॉज, वर। हाँ, यहाँ पे डू और डज भी लिख सकते हो, राइट? डू एंड डज। सेकेंड फॉर्म कौन कौन सी होती है? हैड, वॉज और वर एंड डिड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड और बी, डब्ल्यू, एन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरी इंग्लिश में काम में आएगा। पूरी इंग्लिश में आपको बोलूंगी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कंप्लीट इंग्लिश में ये चीज सब काम में आने वाली है। तो ये चीज तो आपके पास बहुत अच्छे से एक टेबल बनी हुई होनी चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होती है। नहीं बच्चे, शाम को हमारी और क्लासेस होती हैं, तो ये वाली क्लास हम 11 AM पे ही करते हैं हमेशा से, और ये हमेशा यही टाइम रह सकता है बच्चे। क्या क्लियर है? इज इट क्लियर कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म कौन सी होती है और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? अब मुझे बताओ कौन सा टेंस आई हैव अ कार। अगर मैं आपसे पूछूं विच टेंस इज इट, तो ये कौन सा टेंस होगा? आई हैव अ कार। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रखी है, कैन आई से सिंपल प्रेजेंट? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रखी है, क्या मैं कह सकती हूँ सिंपल प्रेजेंट? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रखी है, कैन आई से सिंपल प्रेजेंट? तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसका पार्ट है? ये सारे के सारे एग्जांपल्स सिंपल प्रेजेंट का पार्ट है। क्लियर? चलो अगले टेंस पे आते हैं जो हमें पढ़ना है, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट, अभी हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म लग रही थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सिंपल पास्ट में कौन सी फॉर्म लगेगी? आप ही लोग बताओगे। कैन आई से वर्ब सेकेंड फॉर्म? सिंपल पास्ट में कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। वहां पे हम डू और डज यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ये वहां पे हम डू और डज यूज कर रहे थे, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? V1। बच्चे नो वहां पे मेन वर्ब थी ना। एक बच्चे को डाउट है कि मैम यहाँ पे नो कौन सी है? नो तो मेन वर्ब है। नो का मीनिंग क्या होता है? जानना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये डिड क्या होता है? ये डिड हेल्पिंग वर्ब होता है, और ये क्या होती है हमारी? ये हमारी मेन वर्ब होती है। चलो अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मुझे बताना क्या वो सेंटेंस सही है या गलत है। Whatever Ram did displeased his mother। वही सेंटेंस थोड़ा सा घुमा के अगर ऐसे आ जाए, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? टेल मी। जिन बच्चों को वो समझ में आ गया उन बच्चों को ये भी समझ में आ जाएगा। जो भी राम ने किया एक्शन है, जो भी राम ने किया एक्शन है, उसकी मदर को उस बात ने डिस्प्लेस किया, खुश नहीं हुई उसकी मदर। कहने से ये सेंटेंस एकदम सही है। बच्चे आप एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पे आपको कॉमास लगा के नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि जब भी आपका एग्जाम आता है, SBI PO का कोई भी एग्जाम आता है, पंचुएशन मार्क्स वहां पे नहीं होते हैं। वहां पे पंचुएशन मार्क्स रिमूव कर दिए जाते हैं, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। और आप लोगों को पता होना चाहिए ये बात बहुत अच्छे से कि ग्रामेटिकल एरर्स में पंचुएशन एरर्स नहीं आती हैं। तो आपका जब भी एग्जाम आएगा, आप पंचुएशन एरर्स को नहीं मार्क करोगे, और एग्जामिनर आपको पंचुएशन मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि उससे लगेगा कि अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। इसीलिए आपके पास सेंटेंस जो आएगा वो बिना पंचुएशन मार्क्स के आने वाला है आपके एग्जाम में। तो एकदम सही बोला किट्टू ने, साहिल ने, गार्गी ने, एकदम सही है। इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये भी मेन वर्ब है और ये भी हमारी मेन वर्ब है। चलो बच्चे, क्लर्क वाले बैच की टाइमिंग भी 11 बजे की है, ऑल्टरनेट डेज है, 3 दिन ये और 3 दिन वो। चलो अगली बात बढ़ करते हैं।
मैम ऐसा क्यों होता है कि डिड के साथ V1 लगता है? क्योंकि बच्चे डिड ऑटोमेटिकली पास्ट फॉर्म है, डिड ऑटोमेटिकली V2 है, तो फिर से V2 को लगाने की क्या जरूरत है? फिर से हम वर्ब की बेस फॉर्म ही लगाते हैं। एक और मैंने सेंटेंस लिखा, शी डिड नॉट वेंट टू स्कूल। क्या ये सेंटेंस सही है? इज दिस सेंटेंस करेक्ट? नो। डिड के साथ हमेशा क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या आएगा? वेंट नहीं आएगा। यहाँ पे आने वाला वर्ड वो होगा शी डिड नॉट गो टू स्कूल। तो सिंपल पास्ट टेंस तो बहुत इजी सा है, इसमें कुछ भी समझने का नहीं है कि सिंपल पास्ट में क्या किया है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, डिड है तो, अदरवाइज हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। एसबीआई क्लर्क नहीं, आईबीपीएस क्लर्क। आईबीपीएस क्लर्क मींस और एलआईसी असिस्टेंट मींस, ऑल्टरनेट पे होगा। अगली बात करते हैं। अगली बात जो हम कर रहे हैं दैट इज द टेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। द नेक्स्ट टेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्टिन्यूअस वर्ड? ऐसी कोई चीज जो लगातार चलती है, जो बिना रुके चलती है, जो लगातार चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं आप लोगों को लगातार पढ़ा रही हूं तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आप लोग लगातार पढ़ रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रूल्स की बात करें, क्योंकि प्रेजेंट है तो क्या आएगा? इज, एम, आर। और कॉन्टिन्यूअस में हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगता है। We always use V1 plus ing in case of present continuous। एकदम यस। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? I am teaching you, you are learning, आप लोग सीख रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं। is कहाँ यूज करेंगे? सिंगुलर के साथ। am कहाँ यूज करेंगे? I के साथ। और r कहाँ यूज करेंगे? प्लूरल के साथ, you के साथ। वैसे तो आई और यू हमेशा साथ में रहते हैं, बट ये पहली ऐसी जगह है जहां पे आई और यू बिछड़ गए। अदरवाइज जो आई के साथ लगता है वही यू के साथ लगता है, बट पहली ऐसी जगह जहां आई और यू साथ में नहीं है, दैट इज व्हाट, व्हिच टेंस? दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नहीं बच्चे, मैं एसएससी में नहीं पढ़ाती हूँ, मैं अभी बैंकिंग में ही पढ़ाती हूँ, अन अकेडमी में। क्लियर? बहुत इजी से, इसमें कुछ भी नहीं, यहाँ से कभी क्वेश्चन भी नहीं आता, बट हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। अगला टेंस जहां से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई बच्चा मुझे बता सकता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कब और कहाँ यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज होता है और कहाँ यूज होता है? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? चलो कहाँ यूज होता है? कोई काम जस्ट कंप्लीट हुआ हो। अगर मैंने बोला कि ये काम अभी 1 सेकंड पहले कंप्लीट हुआ है, तो क्या मैं वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकती हूँ? अगर मैंने बोला कि कोई काम अभी 1 सेकंड पहले कंप्लीट हुआ है, क्या मैं वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकती हूँ? मैंने लिखा आई हैव डन दी वर्क a second ago। Is this sentence correct? क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? पप्पू पाटिल जी ने एकदम सही बोला है, ये सेंटेंस गलत है। दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। हमेशा इस चीज के बारे में याद रखना, अगर आपको बता दिया गया कि 1 सेकंड पहले हुआ है, 2 सेकंड पहले हुआ है, 1 नैनो सेकंड पहले हुआ है, 1 मिली सेकंड पहले हुआ है, तो ये वाला टेंस नहीं यूज हो सकता, क्योंकि वो जो एक्शन है वो किस में चला गया? वो जो एक्शन है वो किस में चला गया? वो एक्शन पास्ट में जा चुका है। अगर कोई काम 1 सेकंड पहले भी हुआ है और आपको बता दिया कि 1 सेकंड पहले हुआ है, इसका मतलब वो पास्ट में जा चुका है। हम वहां पे सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, हम वहां पे ये वाला टेंस यूज नहीं करेंगे। इसका मीनिंग क्या है? जब भी कोई एक्शन दे रखा हो, अभी हम सिंपल पास्ट पढ़ के आए, पढ़ के आए, ये टेंस हम कहाँ यूज कर सकते हैं? मतलब व्हेन पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन, चाहे वो 1 मिली सेकेंड का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर मुझे बता दिया गया कि
कि ये काम आधा सेकंड पहले हुआ था, तो मैं वहां पे जो टेंस यूज कर सकती हूँ दैट इज ओनली एंड ओनली सिंपल पास्ट। मैं कोई और टेंस वहां पे यूज नहीं कर सकती हूँ। तो फिर तो फिर इस टेंस की जरूरत क्या पड़ी? तो फिर हमारे इस टेंस की जरूरत क्या पड़ी? इस टेंस की जरूरत पड़ी जब मुझे नहीं पता वो काम कितनी देर पहले हुआ, वो पास्ट में नहीं गया है, लेकिन उस काम का इफेक्ट अभी तक है। आप लोगों ने एकदम सही बोला, उस काम का इफेक्ट अभी तक है, वो काम कंप्लीट तो हो चुका है। परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? टेंसेस की भाषा में परफेक्ट का मीनिंग होता है कंप्लीट। परफेक्ट का प्रेजेंट का मीनिंग क्या है? प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, मतलब अभी अभी कंप्लीट हुआ है, उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। अगर हम इसके रूल्स की बात करें, हाँ प्रीति वर्मा ने एकदम सही बोला, क्या यूज करेंगे यहाँ पे? हैज, हैव और verbs third form. We use has, have and verbs third form in this case. अब कुछ बातें करते हैं। मैंने बोला I have completed my work, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। I have completed my work, इसका मीनिंग क्या है? मैंने काम पूरा कर लिया है। She has done it, उसने उसको पूरा कर लिया। मैं क्या यूज कर रही हूँ? हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, अब मैंने एक और सेंटेंस यहाँ पे लिखा। अब थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज करने वाली हूँ, जब तक कंफ्यूजन नहीं होगा तब तक चीजें क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगी। मैंने लिखा ही हैज अ कार, ये कौन सा टेंस है? विच टेंस इज इट? याद है अभी पढ़ के आए हैं जस्ट, ये दोनों तो प्रेजेंट परफेक्ट थे। एकदम सही बोला आप लोगों ने, ये दोनों तो प्रेजेंट परफेक्ट थे, लेकिन ये जो ही हैज अ कार है, ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब ये क्यों सिंपल प्रेजेंट टेंस है? ऊपर वाले क्यों प्रेजेंट परफेक्ट थे? क्योंकि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब्स थी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, और यहाँ पे ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर ये चीज समझ गए ना तो टेंसेस 50% समझ गए। यही चीज है जो सबसे ज्यादा बच्चों को डराती है। क्या ये चीज समझ गए? समझ में आई ये चीज जो हर बच्चे को हमेशा दिक्कत देती है? चलो अब मैंने एक और सेंटेंस लिखा। मैंने लिखा he has had a car। अब मुझे बता सकते हो आप कौन सा टेंस है? मैंने एक और सेंटेंस लिखा है और वो सेंटेंस मैंने क्या लिखा है? he has had a car। now you can tell me which tense is it। चलो बताओ, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? पहले तो मुझे ये बताओ, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? हैड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? अभी इस टेबल को देख के बताओ, हैड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। वेरी गुड, हैड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अभी आप लोगों ने बताया। हैज प्लस V3 कौन से टेंस में यूज होता है? टेल मी, हैज प्लस V3 कौन से टेंस में यूज होता है? अभी पढ़ के आए हैं, किस टेंस में यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये टेंस कौन सा है? विच टेंस इज इट? ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके पास कार थी, अभी अभी थी, वही प्रेजेंट में थी। समझ में आया? ये जो आपको हैज और हैव जब एक साथ लिखा हुआ आ जाता है और आप डर जाते हो उसको देखिएगा, समझ में आया कि वो कौन सा टेंस होता है? वो कौन सा टेंस होता है? वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। एक और सेंटेंस लेते हैं, पहले एक बार से नोट कर लो। नहीं बचे किटू, ये यूज शुड आपने लिखा है, ये यूज शुड है, मतलब ये मोडाल्स है। जब हम वर्ब पढ़ेंगे, मोडाल्स पढ़ेंगे, उसमें हम ये चीज पढ़ेंगे। अभी टेंसेस से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हैडेड अभी पढ़ाऊंगी, हैडेड, हैव पेशेंस, हैडेड भी पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। क्या प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए एक बार, नोट इट डाउन एवरीवन। सारी चीजें मैं पढ़ाने वाली हूँ। टेंसेस का एकदम बेसिक क्लियर करेंगे कि कभी जिंदगी में टेंसेस में प्रॉब्लम ना हो, इतना हमारे फाउंडेशन स्ट्रांग हो। डन, चलो अगला देखो, मैंने लिखा दे हैव हैड द बुक जस्ट नाउ। अब मुझे टेंस बताओ कौन सा टेंस है? विच टेंस इज इट? क्या लग रहा है? हैव ये लग रहा है
और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। कौन सा टेंस है? एकदम सही बोला, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्रिस्टल क्लियर टू ऑल, आई होप सब बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगले टेंस पे आते हैं। अगला टेंस कौन सा है? द नेक्स्ट टेंस इज पास्ट परफेक्ट। अगला जो टेंस है वो है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब, पहले तो मुझे एक बात ये बताओ, उनके पास, इसका मीनिंग क्या है? दे हैव हैड द बुक, अभी उनके पास जस्ट बुक किताब थी। पहले तो मुझे एक बात ये बताओ, जस्ट टेल मी दिस थिंग, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम यूज कहाँ करते हैं? वेयर डू वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा यूज कहां पर होता है? हाँ, एकदम सही बोला दीक्षा ने और गिनी ने। देखो, अगर मुझे पास्ट के बारे में बात करनी है तो सिंपल पास्ट सही है। हाँ, पास्ट परफेक्ट काम हम यूज करते हैं जब कोई काम बहुत पहले हो चुका है। पास्ट ऑफ पास्ट इसे हम बोलते हैं। पास्ट ऑफ पास्ट से क्या मतलब है? जो काम एक काम से पहले हो चुका है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। अब एग्जांपल से समझेंगे, डोंट वरी जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है। अगर मैं रूल्स की बात करूं तो रूल्स क्या कहेंगे? अगर मैं रूल्स की बात करूं तो रूल्स में क्या आता है? यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वी यूज हैड प्लस V3, राइट? मैंने, अब ये काम पास्ट ऑफ पास्ट होता है, इसका मतलब क्या है? दो एक्शंस होंगे। इस टेंस को आप यूज कब करोगे? जब कितने एक्शंस हो रहे हैं? दो एक्शंस हो रहे हैं, दोनों के दोनों एक्शंस आपके पास्ट में हो चुके हैं। दो एक्शंस हो रहे हैं, दोनों के दोनों एक्शंस आपके पास्ट के हैं। जो ज्यादा पुराना वाला एक्शन होगा उसके साथ कौन सा टेंस यूज करोगे? पास्ट परफेक्ट। जो नया एक्शन होगा, जो कम पुराना वाला एक्शन होगा, उसके साथ कौन सा टेंस यूज करोगे? सिंपल पास्ट, राइट? ज्यादा पुराना पास्ट परफेक्ट, नया वाला सिंपल पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक बोलूंगी, एक ऐसा एग्जाम्पल जो मैं हमेशा लेती हूँ। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट, हाँ एकदम गिन्नी भाटिया को याद भी आ गया, हैड डाइड। पेशेंट के मर जाने के बाद डॉक्टर आया। पहले पेशेंट ऊपर चला गया, उसके बाद डॉक्टर फॉर्मेलिटी करने के लिए आ गया। दो एक्शंस हो रहे हैं। क्या मैं कह सकती हूँ? दो एक्शंस हो रहे हैं, दोनों एक्शंस पास्ट के हैं। पहले पेशेंट ऊपर गया है, पहले पेशेंट ऊपर गया है, पेशेंट ऊपर गया है, तो जो काम पहले हुआ है वहां पे क्या यूज किया? हैड प्लस V3। जो काम बाद में हुआ, डॉक्टर बाद में आया, डॉक्टर बाद में आया मतलब क्या यूज किया? V2, सिंपल पास्ट। तो जो काम पहले होता है उसके आगे हम हैड प्लस V3 यूज करते हैं उस काम के साथ, और जो काम बाद में होता है उसके साथ हम V2 यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मैंने लिखा शी, मुझे बताने सेंटेंस सही लिखा है या गलत। शी सॉ हिम बिफोर he came to my house. Correct the sentence. She saw him before he came to my house. तो कहने से यहाँ पे क्या आएगा? मेरे घर आने से पहले उसने उसे देख लिया था। तो यहाँ पे क्या आएगा? She had seen him. उसने उसे देख लिया घर आने से पहले। She had seen him. मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, पहले से नोट कर लीजिए एवरीवन, नोट इट डाउन। कर लिया? चलो, रटना नहीं है निश्चल गुप्ता, ऐसे रटना नहीं है। अगर ऐसे रटोगे ना तो गलती कर दोगे। समझो, बात को समझोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कुछ भी चीज हम रटेंगे नहीं, सब चीज का लॉजिक समझेंगे।
हाँ, नोट्स प्रिपेयर करना है, नहीं तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप बाद में भी कर लो, लेकिन प्रिपेयर जरूर करना है नोट्स। ये मत सोचना कि पीडीएफ के सहारे रह लूंगा मैं, सिर्फ पीडीएफ को अपने सिस्टम पे, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे डाउनलोड करके रख लूंगा, ये मत करना। या तो पूरा का पूरा नोट कर लेना, पूरा का पूरा नोट कर लेना, या फिर इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लेना, लेकिन अपने पास हार्ड कॉपी में रखना जरूर। अगली बात, अगली बात मैंने क्या लिखी, एक और सेंटेंस मैंने लिखा, ही सबमिटेड द पेपर। हाँ, अगर आईबीपीएस क्लर्क वाले किए हुए तो दोबारा नोट मत करो बच्चे। ही सबमिटेड द पेपर आफ्टर ही गॉट अ पनिशमेंट। करेक्ट दिस सेंटेंस नाउ। He submitted the paper after he got a punishment. क्या आएगा? उसने पेपर सबमिट किया पनिशमेंट मिलने के बाद। उसने पेपर सबमिट किया पनिशमेंट मिलने के बाद, क्या आएगा? पनिशमेंट मिलने के बाद पेपर सबमिट किया है, पनिशमेंट मिलने के बाद, तो पहला एक्शन कौन सा हुआ है? पनिशमेंट मिलने वाला। तो he had got a punishment, क्या हो जाएगा? He had got a punishment. Any doubts, anyone? अब एक सबसे खतरनाक चीज पे आते हैं, और जो आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों का एकदम क्लियर हो चुका है। मैंने इतना बच्चे, गॉट की दोनों फॉर्म्स होती हैं, गॉटन भी होती है, गॉट भी होती है। एक ब्रिटिश इंग्लिश होती है, एक अमेरिकन इंग्लिश होती है। तो गेट की दोनों फॉर्म्स होती हैं, गॉट भी होती है, गॉटन भी होती है। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। हाँ, जो एक्शन पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो एक्शन बाद में हुआ है वो सिंपल पास्ट में होगा। तो पनिशमेंट मिलने के बाद उसने पेपर सबमिट किया है, मतलब पहले पनिशमेंट मिला है और फिर उसने सबमिट किया है। हाँ, इसमें गॉटन भी हो सकता है, राइट, इसमें गॉटन भी हो सकता है। अब एक अगला सेंटेंस जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता था, एंड आई एम प्रीटी श्योर अब आपको वो सेंटेंस एकदम समझ में आ गया होगा। शी हैड हैड हर ब्रेकफास्ट और आगे कुछ सेंटेंस होगा। शी हैड हैड हर ब्रेकफास्ट बिफोर शी वेंट देयर। ऐसा तो नहीं लग रहा ये दो हैड लिखे हुए हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक है मैम, टाइपिंग मिस्टेक है, दो बार हैड गलती से लिख दिया। नहीं लग रहा सभी बच्चों को ये हैड का मीनिंग क्या है? कहना है ये हैड प्लस V3 है, ये हैड प्लस V3 है। इसका मीनिंग कौन सा टेंस है? ये जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचानना आ गया पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट को। अगली बात जो हम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? नेक्स्ट थिंग इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट टेंस इज हैड V3। यस, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्टार्टिंग में बताया था अनुराग गुप्ता। हैड क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। बच्चे प्रैक्टिस इसी में होगी। ये बैच जो है रोहन राठौड़ पूरा कंप्लीट बैच है। इसमें ग्रामर भी है, इसमें कंप्लीट प्रैक्टिस भी है, इसमें क्लोज टेस्ट भी है, आरसी भी है, स्टार्टर्स भी है, कनेक्टर्स भी है, इन्फरेंस भी है, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन भी है, समरी भी है, ऐसे भी है। ये बैच कंप्लीट बैच है। अगर आप SBI PO की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आप लोगों के लिए परफेक्ट बैच है। चलो अब बात करते हैं पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि ये टेंस कब यूज होता है? नाम से समझो, परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? कंप्लीट। कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज गोइंग ऑन, लगातार। प्रेजेंट का मीनिंग क्या होता है? अभी। तो ऐसी कोई चीज जो प्रेजेंट में कंप्लीट भी हो चुकी है और लगातार भी चल रही है, ऐसी कोई चीज जो प्रेजेंट में कंप्लीट भी हो चुकी है और लगातार भी चल रही है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते 8 साल हो गए हैं और अभी लगातार पढ़ा भी रही हूँ, तो मैं उस सेंटेंस को किस टेंस में बना सकती हूँ? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको बैंक की तैयारी करते करते सपोज 6 महीने हो गए हैं, अभी भी लगातार कर रहे हो, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
अब रूल्स की बात करते हैं। रूल्स याद तो करने नहीं है। परफेक्ट है तो मुझे बताओ कौन सा क्या लगेगा, हैज और हैव। परफेक्ट है तो क्या लगेगा, हैज और हैव। कॉन्टिन्यूअस है तो क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेजेंट है तो क्या लगेगा, हैज और। बच्चे हैड पास्ट में लगाओगे ना अनुराग, प्रेजेंट में थोड़ी ना लगाओगे हैड। अब एक वर्ड कौन सा ऐड होता है, बी डबल ई एन, बीन। और दो शब्दों में से एक वर्ड और कौन सा आता है, या तो फॉर आता है या फिर हमारा क्या आता है, या फिर हमारा सिंस आता है। या तो फॉर आएगा या फिर सिंस आएगा। अब सबसे पहले इसका बीच का डिफरेंस समझते हैं कि फॉर और सिंस के बीच का डिफरेंस क्या होता है। आप ही लोग बताओगे, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स दूंगी, आप ही लोग मुझे बताओगे फॉर लगेगा या सिंस लगेगा। मैंने लिखा फॉर के लिए, मैंने लिखा फॉर 2 days 3 months, मतलब अभी एक्टिव पैसिव की भी क्लास, 4 years 5 decades 6 centuries। सिंस मैंने लिखा 2008 मंडे 4 PM अप्रैल 2016। क्या डिफरेंस है, क्या मैं कह सकती हूँ कि जो फॉर है उसको हम कहाँ लगाते हैं, फॉर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के लिए हम फॉर लगाते हैं। सिंस को हम कहाँ लगाते हैं, जब हम किसी डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। whenever we talk of some point of time, जब हम किसी पॉइंट ऑफ सीमा, जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं वहां पे हम क्या लगाते हैं, वी यूज सिंस ओवर देयर, हम वहां पे सिंस लगाते हैं। यस 15 अगस्त राइट। अब फर्क क्या है, अभी भी डाउट होगा अगर मैं आपसे पूछूं टाइम सिंस कब लगाते हैं। सिंस तब लगाते हैं जब हम बताते हैं कि वो काम कब से शुरू हुआ है। वो काम 2008 से स्टार्ट हुआ है, या मंडे से स्टार्ट हुआ है, या 4 बजे से शुरू हुआ है, या अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, या 2016 से स्टार्ट हुआ है। और अगर मैं बताती हूँ कि उस टाइम को कंप्लीट होते होते कितना टाइम हो चुका है, तब हम ये लगाते हैं। तो इफ आई आस्क यू डैश चाइल्डहुड, हाँ एकदम सही बोला, वी आर नहीं आएगा बच्चे, वी हैव बीन आएगा, अभी बताऊंगी। अगर मैं आपसे बोलूं डैश चाइल्डहुड, क्या लगेगा, फॉर लगेगा या सिंस लगेगा, एकदम सही बोला, क्या लगेगा, सिंस लगेगा। डैश द टाइम आई सॉ यू, क्या लगेगा, फॉर लगेगा, सिंस लगेगा। मैं पॉइंट ऑफ स्टार्ट बता दूंगी, बचपन से ये काम शुरू हो गया, जब से मैंने तुम्हें देखा तब से ये काम शुरू हो गया। मतलब व्हेनेवर आई एम टॉकिंग ऑफ अ पॉइंट ऑफ स्टार्ट, जब भी मैं पॉइंट ऑफ स्टार्ट की बात करती हूँ हम वहां पे क्या लगाते हैं, हम वहां पे सिंस लगाते हैं। तो इफ आई राइट आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश डैश 8 years, क्या लगेगा, what will come, एकदम सही बोला, क्या लगेगा, फॉर लगेगा। एंड इफ आई आस्क डैश 2010, अब क्या लगेगा, कैन आई राइट, इस केस में हमारा सिंस लगेगा। डिफरेंस क्लियर है फॉर और सिंस के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। पास्ट का मतलब क्या है, क्या लगेगा, कहने से हैड लगेगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, V1 प्लस ING लगेगा। परफेक्ट का मतलब क्या है, बीन लगेगा। बीन क्यों यूज करते हैं बच्चे, क्योंकि परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब अगर मैं आपको और डीप में जाके बताऊं,
बीन क्यों लगाया मैंने? भाई कॉन्टिन्यूस के हिसाब से तो वर्ब की फॉर्म लगा दी, क्या परफेक्ट के हिसाब से वर्ब की फॉर्म नहीं लगाओगे? लगाओगे, एकदम लगाओगे। परफेक्ट में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। और इस चार्ट को याद करो, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती थी अभी जो हमने चार्ट पढ़ा है? कहाँ गया भाई? गायब भी हो गया। नहीं, बीई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती थी? इसलिए हम वहां पे क्या लगाते हैं? वॉट डू वी यूज देयर? इसीलिए हम वहां पे बीन लगाते हैं। हाँ, बी ही की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है, राइट? तो क्या लगा? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। I had been living in Delhi for 5 years. एक बार मैं पीछे कर देती हूँ बच्चे, एक सेकेंड। When I got married, ऐसा काम जो पास्ट में ही लगातार चल रहा था, पास्ट में ही कंप्लीट हुआ था, उस काम के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? उस काम के लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years व्हेन आई गॉट मैरिड। मुझे दिल्ली में रहते रहते 5 साल पूरे हो गए थे जब मेरी शादी हुई थी। सब कुछ पास्ट में है, कुछ भी प्रेजेंट में नहीं है। जब मेरी शादी हुई थी पास्ट, मुझे दिल्ली में रहते रहते 5 साल पूरे हो गए थे उस टाइम पे। सब कुछ पास्ट। सब कुछ पास्ट का मीनिंग क्या है? What is the meaning? The meaning is past perfect continuous. Any doubts? Since कब यूज करते हैं? जब मुझे किसी का पॉइंट ऑफ स्टार्ट पता होता है कि वो काम कब शुरू हुआ था। वो काम 2010 में शुरू हुआ था, या 4 बजे शुरू हुआ था, या मंडे को शुरू हुआ था, या वेंसडे को शुरू हुआ था, तब हम क्या यूज करते हैं? उस केस में हम सिंस यूज करते हैं। आई होप आज बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे टेंसेस के। 2 हैड समझ में आया होगा, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल एकदम डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे सभी बच्चों के। अनिशा सिंह में बचपन से इंग्लिश को रट रहे थे, आज लॉजिक समझ में आ रहा है। चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। लेट अस लुक एट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अभी हमने टेंसेस का बेसिक पढ़ा है, हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस पढ़ा है। मैंने आपको फ्यूचर टेंस क्यों नहीं पढ़ाया? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? मैंने आपको फ्यूचर टेंस क्यों नहीं पढ़ाया? मैंने आपको सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट ही क्यों पढ़ाया? क्यों? यस एग्जैक्टली, मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता है। विल और शैल को हम कब पढ़ेंगे? विल और शैल को हम तब पढ़ेंगे जब हम वर्ब्स पढ़ेंगे, और जिस वर्ब्स में हम हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ेंगे तब हम विल और शैल को पढ़ेंगे, वहां पे हमारा फ्यूचर टेंस आएगा। राइट, मोडाल के साथ हम पढ़ेंगे। टेंसेस में अब फ्यूचर टेंस नहीं होता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे? इफ पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन, विच टेंस विल यू यूज? एकदम सही बोला, सिंपल पास्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट, नाउ, ऑलरेडी, yet, ever, never, so far, कौन सा टेंस आप यूज करोगे? विच टेंस, या फिर अप टिल नाउ? कहने से अब तक, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग है अब तक। अब तक मतलब प्रेजेंट तक, अब तक मतलब प्रेजेंट तक। कौन सा टेंस यूज होगा? एकदम सही बोला। विच टेंस विल यू यूज? यू विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई और टेंस यूज नहीं होगा। बच्चे अगर आरसी और रीअरेंजमेंट में प्रॉब्लम है, प्रदीप रजोड़िया, तो जो ऑल्टरनेट डेज पे बैच चल रहा है उसको आप अटेंड कर सकते हैं। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, बहुत से बच्चों को डाउट भी है। देखो बच्चों, मेरी अब जो क्लासेस होंगी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, राइट?
5 दिन, इनफैक्ट सैटरडे 5 दिन की क्लासेस हैं। अगर मैं बात करूं जो हमारा एसबीआई पीओ वाला बैच है, ये वाला जो बैच है जिसमें हम बेसिक टू एडवांस पढ़ रहे हैं, इसकी क्लासेस ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे है। तो यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। फिर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे आपकी प्रैक्टिस क्लासेस हैं एलआईसी मेंस की। तो मेंस में सारी चीजें आती हैं, तो हम उनमें सब में पढ़ने वाले हैं। आरसी, पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट, वो सारे के सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ये कर सकते हैं, दोनों बैचेस में अपन लोग एनरोल कर सकते हैं और आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे 11 AM। तो दूसरी बात हमने क्या लिखी, कर लिए हैं। संतोष कुमार कह रहे हैं मैम हमने तो एनरोल भी कर लिया है। कितने बच्चों ने एनरोल कर लिया है दोनों बैचेस में, ये वाले में भी और उस वाले में भी? हाँ, एनरोल कर लीजिए, दोनों में कर लीजिए, इस वाले में भी और जो 8 तारीख से शुरू हो रहा है उसमें भी। चलिए ग्रेट, अगली बात इंपॉर्टेंट बात करते हैं। हाँ, इसमें आप और वो वाले वर्ड्स भी याद कर सकते हो, राइट। रिसेंटली भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेटली भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगली इंपॉर्टेंट बात देखो, जब भी सिंस और फॉर आपके पास लिखा हुआ होगा और ये दोनों के दोनों वर्ड्स आपकी ड्यूरेशन बताएंगे, या फिर ये जो दोनों के दोनों वर्ड्स आपको क्या बताएंगे, ये दोनों के दोनों वर्ड्स आपको बताएंगे टाइम, तो उस केस में आप केवल और केवल 2 ही टेंस यूज कर सकते हो। आपके बहुत बार एरर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कोई और टेंस दे रखा होता है तो वहां पे गलती है। इस केस में केवल और केवल 2 टेंस यूज हो सकते हैं, या तो परफेक्ट टेंस यूज होगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। कोई और टेंस किसी भी हालत में यूज नहीं हो सकता। अगर कोई और टेंस किसी भी हालत में यूज हो रखा है, इसका मीनिंग क्या है, उस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है। सिंस और फॉर अगर लिखा हुआ है तो या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर परफेक्ट कोई और टेंस यूज आपका बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तीनों पॉइंट्स क्लियर है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 सभी बच्चों को। चलिए, इसमें 3 पॉइंट्स और हैं जो हम अपनी कल की परसों की क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। 3 पॉइंट्स और जो हैं हमारे। अगली इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, अब देखो हम यहाँ पे बेसिक्स तो पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, स्ट्रैटेजीज पढ़ रहे हैं, बट क्या आप लोगों को लगता है कि केवल 1 घंटे इंग्लिश पढ़ने से काम चलने वाला है? इतना कंपटीशन है, इतना सब कुछ है, मैं आपको सिर्फ 11 से 12 यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाऊंगी तो क्या उससे काम चलने वाला है? नहीं चलने वाला, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। हमें हर सब्जेक्ट को 3 से 3.5 या 4 घंटे देने ही देने हैं, तभी हम कंपटीशन को कर पाएंगे, प्रैक्टिस भी चाहिए, राइट। तो इसीलिए अब हमारी जो अगली क्लास है वो 1 बजे है, जहां पे मैं आपको मॉक टेस्ट करवाती हूँ। इससे होता क्या है, आपको समझ में आता है कि आपका एग्जाम कैसा आएगा, क्या होगा। और 2 बजे एरर डिटेक्शन में आपको करवाती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, डेली मॉक टेस्ट, और 2 बजे एरर डिटेक्शन हम करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 नंबर आपको फ्री के देके जाते हैं। 8 से 10 नंबर फ्री के मिलते हैं आपको 1 बजे और 2 बजे। तो ये दोनों चीजें कहाँ पर होती हैं? ये दोनों चीजें हमारी यूट्यूब पर होती है। आई होप सभी बच्चों को पता है यूट्यूब पे किस चैनल पे होती है, अनअकैडमी स्टूडियोज वर्ल्ड पे। तो अब हम इस क्लास के जस्ट बाद अनअकैडमी स्टूडियोज वर्ल्ड पर मिलेंगे, जहाँ पे सारे बच्चे मुझे मॉक टेस्ट में मिलेंगे और यहाँ पे मिलेंगे।